So, hello everyone, and we are back to our ऑनलाइन क्लासेस एंड थोड़ा सा मुझे फीडबैक मिला था बच्चों का कि सर आपके जो नोट्स हैं वो आंसर राइटिंग वगैरह के लिए इजी है बट देन क्यों ना आप प्रेजेंटेशंस बना दें जिससे कि हम लोग के लिए समझना और इजी हो जाए। तो वही मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ एंड आज का जो हमारा चैप्टर है वो होने वाला है पावर शेयरिंग। सो पावर शेयरिंग द आर्किटेक्चर ऑफ डेमोक्रेसी, किस तरह से डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग वर्क करती है। एक तरफ आप देखेंगे क्योंकि आप लोग बोर्ड्स काफ़ी पास है तो आप लोग को आइडिया होगा ऑलरेडी कि इस चैप्टर में क्या है, क्या ब्रॉड थीम है। सो आई थिंक ये सब लोग रियलाइज़ कर पाएंगे या फिर आइडिया लगा पाएंगे कि ऑन द लेफ्ट साइड वी आर टॉकिंग अबाउट श्रीलंका, जो फेस करता है एक ऐसी कंडीशन जो कि उस डेमोक्रेसी के बेस को, उस फाउंडेशन को तोड़ के रख देता है। एंड ऑन द अदर हैंड वी विल हैव बेल्जियम। और बेल्जियम में आपको पता ही है कि दे चोज़ द वाइज वे, दे चोज़ द राइट वे एंड दैट इज़ हाउ बेल्जियम जो है उसने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्ट्रक्चर अपने लिए और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए एक मॉडल तैयार कर दिया है। सो let us begin with this. Every democracy faces the challenge of diversity, but how a nation handles its internal differences, whether through dominance or accommodation, determines its fate. और ये जो हमारा प्रेजेंटेशन है ये एक्सप्लोर करेगा कि किस तरह से श्रीलंका में हुआ एक ट्रैजिक फेलियर और सक्सेस ऑफ बेल्जियम, व्हाई वी हैव रिटन दिस एज अ कॉम्प्लेक्स सक्सेस, वो हम लोग बाद में देखेंगे। बट देन द पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स जो कि पावर शेयरिंग को अफेक्ट करते हैं वो हमारे इस पर्टिकुलर सेशन का या फिर लेसन का पार्ट रहेगा। सो लेट अस बिगिन। Two nations and one challenge. So, what were the two nations? Sri Lanka and Belgium, as you can easily see in this slide. But then one challenge. What was the challenge? The challenge था कि जो ये दोनों ही कंट्रीज थी, इन दोनों ही कंट्रीज में आप एक चीज नोटिस करेंगे कि दे वर नॉट एथनिकली होमोजीनियस। अच्छा, एक एथनिसिटी या फिर एथनिक वर्ड जो होता है वो क्या कहना चाहता है या फिर किस तरह से हम लोग उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो एक बार हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं। सो एथनिसिटी की हम लोग बात करें, जैसे आप लोगों ने सबने जो भी इंडिया में रहते हैं उन लोगों को सबको पता है कि देर आर कास्ट, देर आर रिलीजन्स, ठीक है। बट हम लोग एथनिसिटी को उतना ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं जितना कि बाहर के लोग, जहाँ पे एथनिक डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, वो इस चीज़ को फेस करते हैं। तो एथनिसिटी इज़ बेसिकली, हम लोग अगर बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझे तो जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, जैसा वो दिखते हैं, उनके जो फिजिकल फीचर्स हैं, उनके बेसिस पे जब हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये ह्यूमन बीइंग इस दूसरे ह्यूमन बीइंग से अलग है, तो उसे हम लोग कहते हैं एथनिक डिफरेंसेस या फिर वो होती है एथनिसिटी। फॉर एग्जांपल ब्लैक, फॉर एग्जांपल यू कैन हैव मंगोलियन, यू कैन हैव अफ्रीकन्स, राइट। सो ये होती है हमारी एथनिसिटी। जैसे आप फिजिकल फीचर्स से बता सकते हैं इफ समवन बिलोंग्स टू जापान और कोरिया, और समवन बिलोंग्स टू यूरोप और लेट्स से आयरलैंड, जर्मनी। जैसे हम बात करते थे कि हिटलर वांटेड जर्मन्स, तो जर्मन जैसे ही वो जर्मन बोलता है तो उसका मतलब था ब्लू आइड जर्मन्स, राइट। तो वो जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का, इंस्टेड ऑफ कास्ट या फिर रिलीजन या फिर कुछ और, उसको हम लोग बोलते हैं एथनिसिटी। सो दोनों में क्या चैलेंज था कि दोनों ही जगह पर एथनिक डिफरेंसेस थे एंड हाउ दे डेल्ट विद दिस, कैसे उन लोगों ने इस पर्टिकुलर चैलेंज को फेस किया, वो डिसाइड करता है कि एक साइड तो हम लोग देखते हैं कि श्रीलंका में पहुंचते हैं द पाथ ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म, ये इन्होंने चूज किया एंड दे एंडेड अप विद अ क्राइसिस जो कि सिविल वॉर, जो हम लोग आगे देखेंगे। और दूसरी साइड बेल्जियम बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को डील करता है एंड बेल्जियम आपको दिखाता है एक यूनिटी का मॉडल जो कि पाथ ऑफ अकोमोडेशन था। तो अब ये जो चीज़ें हैं इस पर हम लोग और डिटेल में घुसते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं श्रीलंका से। तो श्रीलंका की अगर आप ज्योमेट्री देखें डिवीजन की, सो जो एथनिक और रिलीजियस कंपोजिशन था वो था
सिंहाला स्पीकर्स जो कि बुद्धिस्ट थे, दे वर 74%, अ क्लियर मेजॉरिटी। उसके बाद क्रिश्चियंस, दे वर 7%। तमिल स्पीकर्स जो कि हिंदू और मुस्लिम्स बहुत थे, ये नॉर्थ एंड ईस्ट में, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये काफ़ी, यहाँ पर आपका इंडिया आ जाता है, एंड देन हियर यू हैव पाक स्ट्रेट जो कि इंडिया को और श्रीलंका को जोड़ता है। स्ट्रेट, जिन लोगों को आइडिया नहीं है, स्ट्रेट एक्चुअली एक नैरो वाटर बॉडी होती है, नैरो वाटर बॉडी जो कि दो बड़ी वाटर बॉडीज को ज्वाइन करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो पाक स्टेट है वो नीचे इंडियन ओशियन और ऊपर बे ऑफ बंगाल को जोड़ती है। सो यहाँ पर अच्छा, हाँ, तो बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है इस चीज़ पे कि सर 7% कौन था या फिर 18% कौन था, इसमें से हिंदूज कौन थे, इसमें तमिल्स कौन थे, बीच में ही हमारा रिलीजन के साथ साथ एथनिक कंपोजिशन आ जाता है। तो प्लीज़ आप ये जो डायग्राम है इस पे रिलाय करें, आपको इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा सोचने की ज़रूरत नहीं है। 74% सिंहाला स्पीकर्स, बिकॉज सिंहाला जो है ये एथनिसिटी भी आ जाती है, और उन लोगों का क्योंकि कास्ट वगैरह का सिस्टम है नहीं श्रीलंका का। सो सिंहाला स्पीकर्स अगर आप बोलते हैं तो वो 74% है, दे आर सिंहालीज जो कि बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते हैं। देन देर आर तमिल स्पीकर्स। अब इतने तमिल्स यहाँ पर गए क्यों? दे वर टेकन एज इंडेंचर्ड लेबर, इंडेंचर्ड लेबर के रूप में। अब इंडेंचर्ड लेबर क्या था? तो बेसिकली एक सिस्टम था जो कि जो कॉलोनियल पावर्स थी, कॉलोनियल पावर्स का मतलब हो गया जो यूरोपियन कंट्रीज़ वगैरह ये सब जो थी, इन लोगों ने जब स्लेवरी अबॉलिश करी, जो कि शायद आप लोगों ने 9th में अगर आपको याद हो तो पढ़ा था, तो जो स्लेवरी अबॉलिश हुई उसके बाद इन लोगों ने एक नया सिस्टम बनाया जिसको बोला गया इंडेंचर्ड लेबर। यहाँ पर क्या होगा कि जो लेबर है, जो भी इनकी कॉलोनीज़ है वहाँ से ये लोग उन लोगों को लेकर जाएंगे और उसको स्लेवरी ना बोल के एक ग्लोरीफाइड नाम देंगे, एक बहुत ही सुसज्जित, बहुत ही अच्छा लगने वाला नाम देंगे, इंडेंचर्ड लेबर। एक्चुअली है कुछ भी नहीं, स्लेवरी का एक दूसरा फॉर्म है। बस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो इंसान है उसको एक बॉन्ड या फिर एक अग्रीमेंट साइन करवा के ले जाया जाएगा, एंड उसके बाद एक ऑप्शन होगा कि वो वापस अपने घर जा सकता है आफ्टर दैट जो अग्रीमेंट का टर्म है वो ख़त्म होता है। बट देन जैसा हम लोग देखते हैं आज मोर देन 150 कंट्रीज़ में इंडियंस रहते हैं, एंड मैनी ऑफ देम आर एक्चुअली इंडियन ओरिजिन के, और वो कौन लोग थे? यही इंडेंचर्ड लेबर थे। तो सेम इज़ द स्टोरी ऑफ श्रीलंकन तमिल्स जो कि श्रीलंका गए थे फॉर वर्क। इसके अलावा बुद्धिज़्म, बुद्धिज़्म कैसे यहाँ पर पहुँचा? तो एक्चुअली इट वाज अशोका, जो सम्राट अशोक थे, उन्होंने अपने बच्चों को भेजा था श्रीलंका में बुद्धिज़्म फैलाने के लिए। सो दैट इज़ हाउ दे रीच्ड। सो इंडिया और श्रीलंका का रिलेशन जो है वो रामायण, अशोक और ये सारी चीज़ों से काफ़ी पुराना है। सो मुस्लिम्स और बाकी लोग जो बचे हुए हैं, ठीक है, क्रिश्चियंस यू हैव 7% एंड तमिल स्पीकर्स जो कि हिंदू मुस्लिम है, ये आपको मिल जाते हैं यहाँ पर। जोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट अगर आप इस कंट्री का देखेंगे तो एक आइलैंड नेशन है जो इंडिपेंडेंट होता है 1948 में, और पॉपुलेशन जो है वो लिंग्विस्टिक एज वेल एज रिलीजियस लाइंस दोनों पर ही डिवाइडेड है। सो ये आपका एक बार वापस रेफरेंस के लिए मैप, तमिल कंसंट्रेशन नॉर्थ और ईस्ट में, जो बाद में हम लोग देखेंगे इलम की जो डिमांड होगी विच इज स्टेट, वो इस एरिया में ही होगी, ठीक है। सो द स्ट्रैटेजी ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म। अब मेजोरिटेरियनिज्म होता क्या है, डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ इसको अच्छे से याद कर लें। एक बिलीफ सिस्टम है। सबसे पहले हम लोग बहुत बार जब डेफिनेशंस में अटकते हैं उसका रीज़न ये रहता है कि हम लोग को स्टार्ट करना नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन देते हैं तो इट इज़ वेरी सिंपल कि आप स्टार्ट करें, इट इज़ अ टेम्परेचर, ठीक है। तो सिमिलरली जैसे ही आप कोई भी, जब भी आपको डेफिनेशन याद करने में प्रॉब्लम आए, आप हमेशा क्या करें, सबसे पहला स्टेप याद रखें जो कि उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को ईजिली एक्सप्लेन करता है। फॉर एग्जाम्पल इवेपोरेशन इज़ अ प्रोसेस, करेक्ट। तो वैसे ही आप लोग को क्या करना है, ये समझना है कि मेजोरिटेरियनिज्म क्या है। तो मेजोरिटेरियनिज्म अगर आप अटकते हैं तो आपको प्लीज़ याद रखना है, ओके, एंड दिस इज़ नॉट मेजोरी, आई डोंट नो, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर, लेकिन बहुत अलग अलग वर्ड से बच्चे इसको बोलते हैं, मेजोरिटेरियनिज्म या फिर और कुछ। तो प्लीज़ याद रखिए इसको, दिस इज मेजोरिटेरियनिज्म, राइट। तो डेफिनेशन क्या है, एक बिलीफ सिस्टम है।
मेजोरिटेरियनिज्म क्या है? एक बिलीफ सिस्टम है जहां पर मेजॉरिटी कम्युनिटी रूल करती है अकॉर्डिंग टू इट्स ओन विशेस और डिसरिगार्ड कर दिया जाता है द नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। डिसरिगार्ड करने का मतलब है बिल्कुल साइड कर देना, उन लोग को भूल जाना, उन लोग को हटा देना। सो वापस एक बार डेफिनेशन समझते हैं। अ बिलीफ सिस्टम जहाँ पे मेजॉरिटी कम्युनिटी अपनी विशेस के अकॉर्डिंग रूल कर सकती है और जो माइनॉरिटी है उसकी नीड्स को, उसके आइडियाज़ को, उसके बिलीफ सिस्टम को डिसरिगार्ड कर दिया जाता है, उसको बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया जाता है। अब किस तरह से ये स्ट्रैटेजी फॉलो की गई बाय द सिंहालीज लीडर्स? तो सबसे पहली चीज़ जो ये लोग करते हैं वो था एक लैंग्वेज एक्ट पास किया जाता है। एक्ट सबको पता होगा, लॉ जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्ट। सो लैंग्वेज एक्ट पास किया जाता है 1956 में, जिसमें डिक्लेयर किया गया कि सिंहाला वुड बी द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। जैसे इंडिया में कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं? 22, करेक्ट। तो जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हम लोग जिनको बोलते हैं, तो इंडिया में तो आप लोग के लिए एक अगर आप लोग को देखना है कि कौन कौन सी ये लैंग्वेज है, तो आप कोई भी एक नोट उठाइएगा, 50 का, 100 का, 500 का, और आप उस पे सारी की सारी जो लैंग्वेजेस हैं उनको देख सकते हैं। तो डू दिस एक्सरसाइज, थोड़ा सा आप लोग को आइडिया लगेगा कि कैसे कैसे कौन कौन सी लैंग्वेजेस जो है हमारे शेड्यूल लैंग्वेजेस में आती है। सो सिंहाला डिक्लेयर द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज और तमिल जो है उसको एडमिनिस्ट्रेशन से हटा दिया गया। सो इफ आई एम अ तमिल लिविंग इन श्रीलंका, तो होगा क्या मेरे साथ कि अगर कोई डॉक्यूमेंट भी आता है, लेट्स से कोई बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है जो कि सरकार की तरफ से मुझे मिलता है और वो मुझे प्रोवाइड करते हैं उस डॉक्यूमेंट को, एंड आई एम क्लूलेस, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है बिकॉज इट इज़ रिटन इन सिंहालीज। सो अगर आप इमेजिन कीजिए, अगर आप लोगों के पास कोई ऑफिशियल, आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है, मान लीजिए आपका एडमिट कार्ड आता है और उस एडमिट कार्ड पे आप देखते हैं एक ऐसी लैंग्वेज जो कि आप समझते ही नहीं है, तो क्या आप कभी अपने एग्जाम सेंटर पहुंच पाएंगे? करेक्ट। तो उस तरह की प्रॉब्लम इन लोगों ने फेस की। सेकंड था प्रेफरेंशियल पॉलिसीज। गवर्नमेंट ने फेवर किया सिंहाला एप्लीकेंट्स को किस किस के लिए? यूनिवर्सिटी पोजीशंस के लिए और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। ठीक है। सो प्रेफरेंशियल पॉलिसीज फॉर सिंहाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। और लास्ट में जो रिलीजन, क्योंकि रिलीजन जो है एक बहुत बड़ा मोबिलाइजिंग फोर्स रहा है हर जगह, तो रिलीजन किसको डिक्लेयर कर दिया? एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जिसने मैंडेट किया, जिसने कमांड किया गवर्नमेंट को कि आपको प्रोटेक्ट और फॉस्टर करना होगा बुद्धिज्म को। प्रोटेक्ट करना तो आप लोग समझते ही है, फॉस्टर इज टू प्रमोट। आप और बुद्धिज्म को प्रमोट करेंगे। अगर आपको कुछ लेट्स से कोई पॉलिसीज बनानी है या फिर कोई टैक्स लेना है, तो आप लोग वो बुद्धिज्म के नाम पर लेंगे। तो ये तीन चीज़ें, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि हाउ डिड श्रीलंका प्रैक्टिस मेजोरिटेरियनिज्म, तो वो आप लोग को ये 3 पॉइंट्स बताने हैं। अब व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दिस, व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ दिस एक्सक्लूजन? ठीक है। सो एलियनेशन, एलियनेशन क्या होता है? जब आप किसी को अलग फील कराते हैं। एलियन, एलियन वर्ड जो है वो क्या है? अलग। ठीक है। सो एलियनेशन मतलब किस तरह से श्रीलंकन जो तमिल्स थे उनको लेफ्ट आउट फील हुआ, उनको ऐसा फील हुआ कि यार हम लोग तो अलग है, हम लोग के लिए तो कोई है ही नहीं। एंड कैसे ये बढ़ता बढ़ता इमोशन जो है सिविल वॉर तक पहुंचा। सो एलियनेशन, लेट अस स्टार्ट दिस। एलियनेशन जहां पर तमिल्स फेल्ट कि नो पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेड देयर इंटरेस्ट एंड गवर्नमेंट जो है वो इनसेंसिटिव हो चुकी है। उसके बाद आती है डिमांड्स। तमिल्स ने डिमांड किया कि हम लोगों को रिकॉग्निशन दिया जाए, हमारी लैंग्वेज को, हमें रीजनल ऑटोनॉमी दी जाए। रीजनल ऑटोनॉमी का मतलब है कि हम लोग हमारे जो मैटर्स हैं वो हम खुद डील करेंगे, हम लोग किसी और के पास या फिर हम लोग किसी और की नहीं सुनेंगे इन मैटर्स में। एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, बिकॉज हमने जस्ट अभी क्या देखा, प्रेफरेंशियल पॉलिसीज थी, तो वहां पर इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। उस वजह से ये इनकी डिमांड्स थी। इसके साथ डिनायल। अब अगर ये डिमांड्स फुलफिल कर दी जाती तो शायद श्रीलंका ये वाला फेट नहीं देखता, श्रीलंका की किस्मत ऐसी नहीं होती, बट देन दिस वाज डिनाइड। गवर्नमेंट रिपीटेडली डिनाइड ऑल द डिमांड्स। ठीक है। एंड फिर होता है एस्केलेशन। एस्केलेशन होता है कि जब आप किसी चीज़ को और ऊपर लेकर जाते हो और बढ़ाते हो। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई इशू है जो कि आपके मॉनिटर से सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप उसको एस्केलेट करते हैं टू योर टीचर। अगर उनसे नहीं हो रहा है तो आप एस्केलेट करते हैं इसको टू द प्रिंसिपल। ठीक है। सो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं एस्केलेशन। अगेन एस्केलेशन क्या है? एक प्रोसेस। सो राइज ऑफ मिलिटेंट ग्रुप्स। अब इनकी डिमांड, अभी तक डिमांड जो थी ऊपर वो एक सेपरेट स्टेट की नहीं थी, बट बिकॉज रिपीटेड डिनायल्स मिले तो एस्केलेशन हुआ, जहां पे मिलिटेंट ग्रुप जो है वो राइज करता है और वो हमारा बनाता है
तमिल इलम की एक डिमांड। इलम का मतलब क्या होता है? स्टेट। तो अब ये चाहते थे कि इन लोगों को नॉर्थ ईस्ट में एक सेपरेट स्टेट दिया जाए। सेम नॉर्थ ईस्ट से अगर आप याद रखें तो इंडिया में भी नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा, इंडिया के भी नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा सेपरेट स्टेट्स की डिमांड आती रहती है। ठीक है, सो अगेन रीज़न वही होता है, एलियनेशन। और बीइंग इंडियंस हम लोग को ट्राई करना चाहिए कि जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे जो लोग हैं, भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, वो ऐसा फील ना करें। फाइन। सो कमिंग बैक टू श्रीलंका, ये एस्केलेशन इतना बढ़ जाता है कि इट टर्न्स इनटू फुल ब्लोन सिविल वॉर। सिविल वॉर होता क्या है? बिकॉज वॉर तो सबने सुना है, बट व्हाट इज अ सिविल वॉर? क्योंकि जो बाकी हम लोग वॉर्स करते हैं दे आर मिलिट्री वॉर्स। ठीक है, सो सोसाइटी अल्टीमेटली जो हमारी है वो हम लोग डिवाइड करते हैं इन सिविलियंस एंड मिलिट्री। तो जो सिविल वॉर है वो एक ऐसा वॉर होता है जहां पर लोग अपने आप में लड़ते हैं, एक ही कंट्री के लोग आपस में एक दूसरे के साथ बिकॉज ऑफ सम एथनिक डिफरेंसेस एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं सिविल वॉर। सो कॉन्फ्लिक्ट इरप्टेड, किलिंग थाउजेंड्स एंड क्रिएटिंग अ रेफ्यूजी क्राइसिस। रेफ्यूजी कौन होता है? एक ऐसा इंसान जो कि खुद के देश से भगाया जाता है और वो दूसरे स्टेट में जाके शरण लेता है। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं शरणार्थी, जो दूसरी जगह जाके शरण लेता है। सो एक रिफ्यूजी क्राइसिस होता है। 2009 में ये वॉर खत्म तो हुआ, बट बहुत ही मैसिव सोशल और इकोनॉमिक सेटबैक्स के साथ, मतलब बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम ऑलरेडी हो चुकी थी इस देश में। ठीक है, सो ये था श्रीलंका का सफर। मेजोरिटेरियनिज्म अंडरमाइंस द यूनिटी इट सीक्स टू एनफोर्स। तो मेजोरिटेरियनिज्म का जो मेन पर्पस होता है वो होता है कि हम लोग फोर्स के साथ पूरे देश में यूनिटी ले आएंगे। बट क्या ऐसा हो पाता है? बिल्कुल नहीं। मेजोरिटेरियनिज्म जो है ये खुद ही अंडरमाइन करता है, खुद ही कम आंकता है जो यूनिटी ये चाहता है उसको, और अल्टीमेटली यू डू नॉट हैव अ यूनाइटेड कंट्री। ठीक है, तो ये केस स्टडी थी हमारी श्रीलंका की। यहाँ आपने देखा कि क्या हुआ, बिकॉज पीपल वर नॉट गिवन इक्वल राइट्स। डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल्स हैं, पावर शेयरिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, जो कि हमारे सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म का काफ़ी इंपॉर्टेंट बेसिक प्रिंसिपल भी बनता है, जब उन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया जाता है तो जो देश है बर्बाद होना तय है। सो अब हम लोग आते हैं बेल्जियम पर। अ पजल ऑफ कम्युनिटीज। पजल क्यों बोल रहे हैं हम लोग इसको? बिकॉज आप लोग नोटिस करेंगे कि बेल्जियम जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। जैसे हम लोग अभी तो जैसे श्रीलंका हमने देखा तो काफ़ी सिंपल सा स्ट्रक्चर था। आपका हो क्या रहा था, जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है वहाँ पे तमिल्स थे, और जो आपका बाकी जो रिमेनिंग एरिया था वहाँ पे सिंहालीज जो थे देवर इन मेजोरिटी। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक पजल है। सबसे पहले आपका जो ओवरऑल जो बेल्जियम है उसको हम लोगों ने जो डिवाइड किया है वो है वलोनिया, जो कि फ्रेंच स्पीकिंग एरियाज हैं, और फ्लैंडर्स जिसको आप लोग फ्लेमिश भी बोलते हैं। हमारी बुक में फ्लेमिश है तो आप फ्लेमिश याद रख सकते हैं। तो जो फ्लेमिश एरिया है वो है डच स्पीकिंग एरिया। बट जो ब्रसल्स जो कैपिटल रीजन है वहाँ पर बिल्कुल ही डिफरेंट वो है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं जो ओवरऑल कंट्री है वहाँ पर 59% डच लोग हैं, 40% वलून या फिर वेलोनिया रीजन में, एंड 1% आर द जर्मन्स। वहीं जो आपका ब्रसल्स जो कि कैपिटल रीजन है वहाँ पे आप नोटिस करेंगे दैट 80% फ्रेंच, मतलब जो बेल्जियम में माइनॉरिटी में है वो कैपिटल सिटी में मेजॉरिटी में है, एंड डच जो कि नेशन में पूरे नेशन में ओवरऑल मेजॉरिटी में है वो कैपिटल सिटी में माइनॉरिटी में है। तो इसलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं एक पजल। अब ये ब्रसल्स पैराडॉक्स, तो पैराडॉक्स क्या होता है? जब कोई चीज़ आपको जो लगता है वैसी होती नहीं है तो उसको हम लोग बोलते हैं पैराडॉक्स। तो डच आर अ मेजॉरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल। टेंशंस क्यों हुई? बिकॉज अब हाँ, रीजन क्या है इस टेंशन का? यहाँ पर चैलेंज का रीजन क्या है? तो रीजन एक सिंपल सा है कि इनइक्वालिटीज हैं। अगर आप देखेंगे जब ब्रिटिशर्स इंडिया पे रूल कर रहे थे तो मेजर सोर्स ऑफ टेंशन क्या था? ये नहीं था कि वो लोग हमको रूल कर रहे हैं, रूल प्रॉब्लम ये थी कि हम लोगों को अनइक्वल ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। तो सेम चीज यहाँ पर भी होती है। फ्रेंच जो थे देवर इन माइनॉरिटी बट वेल्दी थे। सारे जो भी एजुकेशन वगैरह जो भी अपॉर्चुनिटीज थी वो सारी कौन ले जाता था? जो फ्रेंच थे वो। तो ज़्यादा लोग जो थे, जो डच थे विच वर इन मेजॉरिटी, उन लोग के अंदर एक फीलिंग आने लगी कि यार एक हॉस्टाइल फीलिंग आने लगी कि हम लोग ज़्यादा हैं फिर भी सारा जो फ़ायदा उठा रहा है वो उठा रहा है फ्रेंच कम्युनिटी जो कि काफ़ी कम है। तो अब सेम काइंड ऑफ थिंग
जो श्रीलंका में देखा हमने वैसा ही हुआ यहाँ पर भी। बट हाउ बेल्जियम सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बेल्जियम ने किस तरह से इस चैलेंज को फेस किया, वो हम लोग देखते हैं आगे। सो बेल्जियन पिवट चूजिंग अकोमोडेशन, तो बेल्जियंस जो हैं उन लोगों ने एक नया रास्ता चुना जिसको हम लोग बोलते हैं अकोमोडेशन। अकोमोडेशन होता क्या है? एडजस्टमेंट। बहुत ही सिंपल भाषा में अगर हम समझेंगे तो अकोमोडेशन इज एडजस्टमेंट। सो बिटवीन 1970 एंड 1993 जो बेल्जियन लीडर्स थे, दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स। टोटल मिला के 4 बार इन लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया। और क्यों चेंज किया? सो दैट ये एडजस्ट कर सकें जो डिमांड्स रेज हो रही है। श्रीलंका के साथ कंपैरिजन करते हुए चलेंगे, वहां पर डिमांड्स को रिपीटेडली डिनाई किया गया और यहाँ पर बेल्जियन लीडर्स ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया। कोई लैंग्वेज एक्ट या फिर कोई ऑफिशियल रिलीजन बनाने के लिए नहीं, यहाँ पे इन्होंने ऐसा किया सो दैट दे कैन लिव पीसफुली। दे चोज पीस नॉट वायलेंस। सो मेजोरिटेरियनिज्म को इग्नोर किया गया क्योंकि उन्हें पता था कि ये एक नेवर एंडिंग स्ट्रगल में पहुंचा देगा। और अकोमोडेशन चूज किया गया बिकॉज एक अरेंजमेंट बनाना जरूरी था जो कि सबको एक साथ रहने के लिए एक हमारे पास एक फ्रेमवर्क देगा। सो बेल्जियन लीडर्स रिकॉग्नाइज रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। उन्होंने श्रीलंका का जो मॉडल था डोमिनेंस का उसको रिजेक्ट किया एंड एक कॉम्प्लेक्स पावर शेयरिंग अरेंजमेंट बनाया। अब क्या ये मॉडल था, एक बार फटाफट हम लोग वो समझ लेते हैं। तो जो ब्लूप्रिंट है, जो फंडामेंटल एस्पेक्ट है कि किस तरह से बेल्जियंस ने अपना पावर शेयरिंग किया, तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। सबसे पहला जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सबसे पहले तो आप एक चीज याद रखें कि बेल्जियम इज अ फेडरल कंट्री। हम लोग इसका एग्जाम्पल जो है नेक्स्ट चैप्टर में भी देखेंगे। सो सेंट्रल गवर्नमेंट जो था, यहाँ पर लाई गई पैरिटी, यहाँ पर लाई गई इक्वालिटी। जो नंबर ऑफ डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स हैं उनको इक्वल किया गया। और कोई भी यूनिलेटरल डिसीजन, यूनिलेटरल का मतलब होता है लेटर मतलब साइड, यूनि मतलब वन, तो कोई भी एक साइड जो है कोई डिसीजन नहीं ले सकती। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन अगर लेना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा तो दोनों ही जो मिनिस्टर्स हैं उनकी सहमति होने के बाद ही वो लिया जाएगा। दूसरा, एज हम लोगों ने बात की फेडरल कंट्री है तो स्टेट पावर्स, तो फेडरलिज्म को फॉलो करते हुए इन लोगों ने पावर्स ट्रांसफर करी स्टेट गवर्नमेंट्स को। जो फ्लैंडर्स और वलोनिया रीजन है उनकी गवर्नमेंट्स को पावर शेयर की गई और इंश्योर किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि स्टेट्स जो है वो सेंटर के सबऑर्डिनेट नहीं रहेंगे। सेंटर जो है आपका वो अपनी मर्जी से स्टेट्स को नहीं चला सकता। और सेम चीज़ इंडिया में भी है। इंडिया में भी आप लोग को पता होगा एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है और एक कॉन्करेंट लिस्ट है। तो स्टेट लिस्ट जो जुरिस्डिक्शन है वो स्टेट के पास है, उसमें सेंटर जो है बिना किसी रीजन के दखल नहीं दे सकता। ठीक है, तो वो हम लोग फिर से नेक्स्ट व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री आप लोग को पता होगा तो उसमें बात करेंगे उसका। सो स्टेट पावर्स अलग अलग डिसाइड की गई और फेडरलिज्म प्रैक्टिस किया गया। तीसरा जो कि बहुत ही यूनिक चीज़ थी कि ब्रसल्स के लिए एक अलग से गवर्नमेंट बनाई गई जो कैपिटल में इक्वालिटी लाती है। ब्रसल्स के लिए जो एक अगर अलग से गवर्नमेंट थी वहाँ पे फिर से इक्वल रिप्रेजेंटेशन किया गया। तो अब ये जो है ये आप क्या देख रहे हैं, गिव एंड टेक का रिलेशन है। हम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट में डच बोलते हैं कि हम हमारे मिनिस्टर्स जो हैं वो लेस कर लेंगे। तो फ्रेंच ने कहा, मतलब होता है ना कि जब आप अच्छे होते हैं तो सामने वाला भी अच्छा ही दिखाता है और अगर आप कुछ गलत करें तो सामने वाले से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपके लिए बहुत अच्छा करेगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे अगर आपने अच्छे से स्टार्ट किया, सेंट्रल गवर्नमेंट में आपने डिसाइड किया कि ओके हम लोग जो है इक्वल नंबर्स ऑफ मिनिस्टर्स के लिए रेडी हैं इवन दो। अब अच्छा आपको बहुत सिंपल सी चीज़ समझाता हूँ। अगर हम लोग बहुत ही सिंपली समझते हैं इसको, अगर 10 मिनिस्टर्स बनते हैं तो 59% जो हमारे डच हैं उनके लिए होनी चाहिए ऑलमोस्ट 6 सीट्स रिजर्व्ड। ठीक है, और 4 सीट्स किसके लिए होनी चाहिए? आपके जो फ्रेंच हैं, जर्मन्स हैं काफ़ी कम है इसलिए हम लोग उस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। सो होना क्या चाहिए पॉपुलेशन के बेसिस पे, दैट देयर शुड बी 6+4 का रेशियो। बट देन वो क्या रहा है, बिकॉज दे चोज 5:5, तो सेम चीज इंस्टेड ऑफ 2:8, क्योंकि 20% और 80% का जो मामला था यहाँ पर फ्रेंच और डच का, वो इन्होंने एक्सेप्ट किया कि क्यों ना जब आपने वहाँ पर एक्सेप्ट किया है इक्वालिटी तो हम भी यहाँ पर करेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि किस तरह से श्रीलंका जो बेल्जियम है उसने अकोमोडेट किया। और लास्ट एक और स्पेशल अरेंजमेंट विच वाज कम्युनिटी गवर्नमेंट, तो कल्चरल ऑटोनॉमी दे गई। जो कि अब ये जो गवर्नमेंट होगी आपको याद रखना है कि
फ्रेंच जो है वो अपने लिए एक अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्ट करेंगे। बच्चों की तरह कन्फ्यूजन होता है, कम्युनिटी गवर्नमेंट सब मिल के इलेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। होता क्या है कि कम्युनिटी गवर्नमेंट सेपरेट गवर्नमेंट्स हैं। फ्रेंच के लिए एक अलग गवर्नमेंट है विच रिप्रेजेंट्स ऑल द फ्रेंच लिविंग इन द कंट्री। वो कहीं भी रहे, वो चाहे वलोनिया रीजन में रहें या फिर कोई फ्रेंच मूव करके आपका जो डच वाला एरिया है, फ्लेमिश रीजन है, वहाँ जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अल्टीमेटली जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है वो एक अलग से बनाई जाएगी और उसका क्या रोल होगा कि जो भी आपके लोकेशन से रिगार्डलेस ऑफ द लोकेशन, आपका जो कल्चर, आपकी जो एजुकेशन और आपकी जो लैंग्वेज रिलेटेड जो लॉज हैं वो सब कौन डिसाइड करेगा? ये कम्युनिटी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ठीक है, तो ये आपके पास 4 तरीके हैं। अगर आपको आता है कि बेल्जियन लीडर्स ने किस तरह से अकोमोडेशन प्रैक्टिस किया, तो उसमें आपको ये 4 पॉइंट्स जो है वो बताने हैं। ठीक है, अब डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स था ये सिस्टम। ठीक है, एक तरफ आप कर लो, एक तरफ हम कर लेंगे, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट अलग बना देंगे, ये सब। सो बेल्जियंस के लिए भी ये मॉडल जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, बट रिजल्ट जो है वो अनडिनाएबल है। रिजल्ट जो है वो बहुत ही अच्छा है। सिविक स्ट्राइफ मतलब जो हल्का फुल्का जो झगड़ा क्लैश जो होता है, तो सिविक स्ट्राइफ जो है उसको अवॉइड किया गया। एंड जो लिंग्विस्टिक डिवीजन था कंट्री का, जो एक सेपरेट तमिल इलम मांगा जा रहा था, तो हो सकता था यहाँ पे भी एक फ्रेंच जो है स्टेट मांगा जाए, बट ऐसा हुआ नहीं। अल्टीमेटली बेल्जियम बहुत ही पीसफुल कंट्री है और एक टेस्टिमनी है इसके ऊपर, एक मतलब एक बहुत ही अच्छा आप रिजल्ट देख सकते हैं कि अल्टीमेट वैलिडेशन क्या था कि जब यूरोपियन यूनियन बनी, ठीक है, आफ्टर वर्ल्ड वॉर जब यूरोपियन यूनियन बनती है तो ब्रसल्स जो है उसका हेडक्वार्टर चूज किया गया। बिकॉज आप कभी भी अपने इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन का हेडक्वार्टर जो है, ठीक है, वो आप ऐसी जगह नहीं चूज करेंगे जहां पर आए दिन जो है बॉम्ब ब्लास्ट होते रहते हैं। क्या आप चाहेंगे कि आप कोई ऐसी कंट्री में अपना हेडक्वार्टर बनाए जहां पर आए दिन अटैक्स हो रहे हैं? बिकॉज ये जितने भी ग्लोबल लीडर्स हैं उनकी सेफ्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है। एंड अल्टीमेट वैलिडेशन क्या मिला? जब यूरोपियन यूनियन बनी तो ब्रसल्स जो है उसको एक वहाँ का हेडक्वार्टर चूज किया गया। सारे देशों के जितने भी ईयू के जो लीडर्स हैं, बड़े बड़े लोग, जर्मनी के लीडर्स, आपके अपना यूनाइटेड किंगडम और जितने भी बड़े बड़े स्टेट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, चाहे P5 जो हमारे यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स हैं, उन सबको यहाँ पर इजीली बुलाया जाता है और यहाँ पर आकर अपनी मीटिंग्स करते हैं। तो ये था अल्टीमेट वैलिडेशन। ठीक है, सो अल्टीमेट वर्डिक्ट क्या है? हमारा वर्डिक्ट क्या होता है? जो फाइनल जो हमारा डिसीजन होता है, सो फोर्स्ड यूनिटी वर्सेस अकोमोडेटेड डाइवर्सिटी का ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल बहुत बार बच्चे इस चीज़ को समझते नहीं है कि ये जो पूरी बुक है ये एक एक्चुअली स्टोरी टाइप चल रही है। सो फाइनली जब हम लोग लास्ट चैप्टर पे आएंगे जो कि एक्सपेक्टेशंस या फिर आउटकम्स की बात करेगा डेमोक्रेसी से, तो आप मेरे को एक बात बताइए कि क्या आप जो अकोमोडेशन ऑफ रीजनल डाइवर्सिटी, ये जो एक आउटकम होता है डेमोक्रेसी का, क्या आप वहां पर बेल्जियम का एग्जाम्पल दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं एज अ पॉजिटिव? और क्या आप वहाँ पे श्रीलंका का एग्जाम्पल दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं एज ए नेगेटिव एग्जाम्पल? कि अगर आप डेमोक्रेसी की बात करें तो इट विल अकोमोडेट डाइवर्सिटी। ठीक है, सो एक छोटा सा रिकैप, श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म फॉलो किया गया, बेल्जियम में अकोमोडेशन। हमारा जो श्रीलंका था वहाँ पे एक्सेप्ट करवाया जा रहा था फोर्स डोमिनेंस, वहीं जो आपका बेल्जियम था वहाँ पे फीलिंग्स को रिस्पेक्ट किया गया, इंटरेस्ट्स को रिस्पेक्ट किया गया। श्रीलंका में सिंहालीज जो थे उन्होंने पावर शेयर करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया, और वहीं इंस्टीट्यूशनली बेल्जियम ने डिसाइड किया कि हम लोग पावर शेयर करेंगे। रिजल्ट, नेशनल यूनिटी जो है वो अंडरमाइन हुई एंड एक सिविल वॉर हुआ जिसने काफी नुकसान किया अल्टीमेटली पूरे श्रीलंका का। एंड बेल्जियम में क्या हुआ? इसने नेशनल यूनिटी को प्रिजर्व किया। सो प्लीज ध्यान रखें, पावर शेयरिंग इज नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस, इट इज द नेसेसरी फाउंडेशन फॉर स्टेबिलिटी इन डाइवर्स सोसाइटी। और अभी तक तो हम लोग सिर्फ श्रीलंका और बेल्जियम पे थे, क्या इंडिया जैसी कोई डाइवर्स कंट्री है? इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर अगर मैं एज ए पॉलिटिकल लीडर चाहूँ कि नहीं, मैं पावर्स अपनी नहीं शेयर करूँगा, या फिर कोई भी इंसान अगर चाहे कि मैं अपनी पावर शेयर नहीं करूँगा, सो दे आर फोर्स्ड टू चूज द वे ऑफ श्रीलंका। और वहीं अगर पावर शेयर की जाती है तो हम लोग का क्या होगा? तो हम लोग जाएंगे एक यूनिटी वाले पाथ पर। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल,
आज आप कांग्रेस वर्सेस बीजेपी अगर देखें, क्योंकि ये लोग हम लोग इसके बारे में पॉलिटिकल पार्टीज वाला चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे, तो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की अगर बात करें, हम लोग सेइंग कि कौन सी पार्टी अच्छी है कौन सी पार्टी खराब है, हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं कौन सा रास्ता इन दोनों पार्टीज ने चुना है और किस तरह से वो आगे बढ़ रही है। ठीक है, सो ये थी हमारी केस स्टडीज। अब हम लोग आते हैं जल्दी से कि क्यों पावर शेयरिंग डिजायरेबल है। वैसे तो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है कि क्यों पावर शेयरिंग डिजायरेबल है, बट ये क्वेश्चन आता है बहुत बार बोर्ड्स में कि आप जो है पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, इसके रीजंस बता दें। तो हमने इन रीजंस को दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला जो रीजन है वो है प्रूडेंशियल रीजन, जो कि आउटकम बेस्ड रीजन है। प्रूडेंस इज विजडम, जो चीज़ आपको समझ आ रही है कि यार ये तो सही है। समझदारी बड़े जो रीजंस हैं वो उसकी बात कर लेते हैं, जो कि आउटकम बेस्ड है। कि सबसे पहली चीज़ कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करता है। ये एमसीक्यूज में भी काफ़ी पूछा जाता है कि क्या क्या चीज़ें पावर शेयरिंग के बेनिफिट्स हैं या फिर क्या क्या चीज़ें पावर शेयरिंग से होगी, तो प्लीज़ इसको अच्छे से याद रखें। इट रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स, इट इंश्योर्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इट प्रिवेंट्स टिरेनी ऑफ द मेजॉरिटी, जो कि मेजॉरिटी को भी खत्म कर देता है। टिरेनी इज व्हेन समवन इज अ बैड रूलर, जैसे कि हम लोग प्रिंट कल्चर में देखने वाले हैं बहुत ही जल्दी कि टायरेंट क्या होता है। टायरेंट इज समवन हु इज अ क्रूअल किंग। ठीक है, अगर एक किंग जो है वो अपनी ही जनता के अगेंस्ट हो जाता है या फिर क्रूअल्टी के साथ उन्हें ट्रीट करता है, सो ही इज टर्म्ड एज अ टायरेंट। एंड टायरेंट राजा का रूल जो होता है उसको कहा जाता है टिरेनी। सो मेजोरिटी की टिरेनी जो है उसको भी प्रिवेंट कर दिया जाता है। दैट इज वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। वहीं अगर आपको मॉरल रीजंस, मतलब वैल्यू बेस्ड, एक है आउटकम बेस्ड कि क्या उसके आउटकम्स होंगे, और एक है वैल्यूज की बात करते हैं। वैल्यूज जैसे कि ऑनेस्टी एक वैल्यू है, ट्रूथफुलनेस, लॉयल्टी, ये सब वैल्यूज हैं। तो अगर वैल्यूज के बेस पे बात करें आप, तो मॉरल रीजन जो है वो क्या है? सबसे पहला, पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी की स्पिरिट में ही है। डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, राइट। डेमोक्रेसी इज वन पर्सन वन वोट। तो ये जो सारी चीजें हैं ये डेमोक्रेसी की स्पिरिट में है। तो पावर कैसे शेयर की गई? पावर शेयर की गई बिकॉज आपने जो वोटिंग है वो सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं रखी जो कि पहले होता था। अब क्या हो रहा है? पावर शेयर की जा रही है। तो पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। दूसरा जो वैल्यू बेस्ड है कि सिटीजन्स को एक राइट है। राइट अगेन क्या हो गया? आपकी एक वैल्यू दिखा रहा है यहाँ पे, सिटीजन्स हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड। और लास्ट है लेजिटिमेसी कम्स फ्रॉम पार्टिसिपेशन। लेजिटिमेसी का मतलब क्या होता है? दैट समथिंग इज लीगल, समथिंग इज वैलिड बाय लॉ। ठीक है, सो लेजिटिमेसी, प्लीज डू नॉट कंफ्यूज इट विद सिंपल सा कि लेजिटिमेसी का मतलब है कि रिस्पॉन्सिबल। बिकॉज हम लोग जब पढ़ते हैं आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में कि अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो लोगों को लगता है कि दे आर सिनोनिमस, आप इधर से उधर यूज कर लोगे, बट ऐसा है नहीं। लेजिटिमेट का मतलब होता है समथिंग विच इज वैलिड थ्रू लॉ। ठीक है, सो ये दो रीजंस हैं जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग आते हैं किस पे? फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, बिकॉज पावर शेयरिंग जो है वो अलग अलग तरीकों से हो सकती है। तो सबसे पहला ये एक्चुअली मैंने जो प्रेजेंटेशन तैयार की है वो एक्चुअली मेरे नोट से ही है। तो वो आप लोग को जो है, अगर मैं एक टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा ताकि आप लोग को ये प्रेजेंटेशन भी मिल सकती है, और जो मेरे नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स, क्योंकि जैसा बच्चों ने कहा था कि सर आपके नोट्स जो हैं वो हम लोग को आंसर लिखने में ईजी लगते हैं, तो आप लोग को मैं दोनों ही चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा। फिर आपकी चॉइस है आपको क्या यूज़ करना है। ठीक है, ओके, सो सबसे पहला फॉर्म है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे यहाँ पे कितने फॉर्म्स हैं हमारी बुक में? 4 फॉर्म्स। ठीक है, बेल्जियम के चार तरीके, 4 स्टेप्स जो जो उन्होंने किए थे। सेम चीज, 4 पावर शेयरिंग की फॉर्म्स। सबसे पहला हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम लोग सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस भी कहते हैं। यहाँ पर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जो आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये तीनों सेम लेवल पे होते हैं और इनकी अलग अलग पावर्स है। लेजिस्लेचर क्या करता है? लॉज बनाता है। एग्जीक्यूटिव उन्हें इंप्लीमेंट करता है, जैसे कि मिनिस्टर्स जो है। और जुडिशरी का काम होता है ये इंश्योर करना कि एक तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चीजें चल रही है या नहीं, वो देखेगा। और जो ये लॉज बनाए गए हैं ये इनके वजह से, मतलब अगर मान लीजिए कोई डिस्प्यूट होती है किसी के भी बीच में, चाहे कंट्री के और लोगों के बीच में, चाहे स्टेट्स के बीच में या फिर स्टेट और सेंटर के बीच में, जुडिशरी का काम है इंश्योर करना कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, लॉ ऑफ द लैंड के हिसाब से चीजें जो है वो सॉर्ट आउट की जाए।
हर ऑर्गन जो है चेक्स एंड बैलेंस क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ईच ऑर्गन चेक्स द अदर टू इंश्योर नन एक्सरसाइजेज अनलिमिटेड पावर। जब आप इसमें बहुत डिटेल में जाएंगे फ्यूचर में तो आप देखेंगे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स हैं, जैसे कि अब आपको बहुत सिंपल सी चीज, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव कैसे एक दूसरे पे चेक रखती है। एग्जीक्यूटिव मतलब जो मिनिस्टर्स हैं उन वो कहाँ से आते हैं? वो लेजिस्लेचर का ही पार्ट होते हैं। हमारे जो पीएम मोदी हैं वो कहाँ से हैं? वो लोकसभा से ही या लोकसभा में ही हैं, और लोकसभा में से कुछ लोगों को बनाया गया है मिनिस्टर्स। अगर एग्जीक्यूटिव काम ढंग से नहीं कर रहा है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन कहाँ पास किया जाएगा? वो लेजिस्लेचर में, वो पार्लियामेंट में पास किया जाएगा। सो लेजिस्लेचर का एक चेक है ऑन द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव ही डिसाइड करती है कि क्या काम लेजिस्लेचर में किया जाएगा। अगर एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेचर कोई ऐसे लॉ बनाती है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो कि क्या है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो जुडिशरी उनको नल एंड वॉइड भी डिक्लेयर कर सकती है। नल एंड वॉइड का मतलब इलीगल, जो कि लॉ के हिसाब से सही नहीं है। तो ये है हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। ये डायग्राम आपको बहुत सिंपली याद रखना होगा कि चीजें क्या हो रही है, एक लेवल पे चल रही है। उसके बाद छोटा सा एग्जांपल जो हम लोग फिर से एक और देख सकते हैं, जजेस जो हैं वो एग्जीक्यूटिव से अपॉइंट किया जाता है एंड दे कैन चेक द लॉज मेड बाय लेजिस्लेचर। तो ये कंबाइंड आपको सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस समझ में आ रहा है। दूसरा फॉर्म, सो हॉरिजॉन्टल के बाद हमारा आता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हम लोग फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी इसे बोल सकते हैं। सबसे हाईएस्ट लेवल पर होता है आपका यूनियन या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद आता है स्टेट या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट। कहीं कहीं पर इसे प्रोविंसेस बोला जाता है, ठीक है, कहीं पे इसे स्टेट बोला जाता है। इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग स्टेट्स जो हैं वो कंट्रीज को बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे कंट्रीज में स्टेट गवर्नमेंट को प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फिर रीजनल गवर्नमेंट्स ये सब भी बोला जाता है। तो सेकेंड लेवल पे आ गया आपका स्टेट गवर्नमेंट। एंड थर्ड लेवल पे, जो कि इंडिया में एक स्पेशल चीज़ है, थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट, जो कि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट से आई थी। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किया गया था सो दैट पावर और लोगों के पास पहुंचे। बट आपको प्लीज़ ये ध्यान रखना है कि लोअर लेवल्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का अलग अलग जुरिस्डिक्शन है स्टेट लिस्ट में। लोकल गवर्नमेंट जो है उनको अलग से शेड्यूल्स बना के, शेड्यूल 11 और 12 से उन लोगों को अलग से पावर्स प्रोवाइड कराई गई है। इवन दो रियलिटी में होता है कि ये सारी पावर्स दी नहीं जाती है। वहीं पे सारा का सारा जो है स्ट्रगल चलता रहता है कि कौन सी पावर देनी है, कौन सी पावर नहीं देनी है। बट अल्टीमेटली ये फेडरल डिवीजन ऑफ पावर है। सो पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल। और ये है कोर फेडरलिज्म, मतलब कि फेडरलिज्म का जो कोर एस्पेक्ट है वो क्या है कि बेल्जियम जो है वहाँ पर जो प्रैक्टिस किया गया, पावर शेयर की गई और श्रीलंका में इसे रिजेक्ट किया गया, और इस वजह से श्रीलंका ने फेस किया जो फेस हम लोगों ने देखा। अब थर्ड और फोर्थ जो फॉर्म है वो है सोशल और पॉलिटिकल शेयरिंग। थर्ड फॉर्म जो है हमारी वो है सोशल ग्रुप्स के बीच में, जैसे कि माइनॉरिटीज, रिलीजियस या फिर लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। जो कम्युनिटी गवर्नमेंट था, कम्युनिटी गवर्नमेंट एक एग्जांपल था सोशल ग्रुप्स के बीच में, ठीक है। सो बेल्जियम की या फिर जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज है इंडिया में, वो भी किसका एग्जांपल है? अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर शेयर की गई है। और लास्ट नॉट द लीस्ट हमारा अमंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स में क्या डिफरेंस है? पॉलिटिकल पार्टीज एक्चुअली इलेक्शंस लड़ती है बिकॉज दे वांट टू कम इन पावर, और प्रेशर ग्रुप्स जो हैं वो साइड से खड़े होके और प्रेशर एक्सर्ट करते हैं पॉलिसीज या फिर कोई लॉ बनवाने के लिए, ठीक है। कोएलिशन गवर्नमेंट्स जो है वो एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पावर शेयर की जाती है। जैसे हमारे इंडिया में एनडीए, जो कि बीजेपी लेड आपका कोएलिशन है, जो यूपीए जो कि कांग्रेस लेड था, आज के टाइम पे ये इंडी अलायंस करके बन गया है। तो ये पावर शेयर करते हैं। और इंटरेस्ट ग्रुप्स जैसे कि ट्रेडर्स का ग्रुप, फार्मर्स का ग्रुप, वर्कर्स का ग्रुप, जब ये इनडायरेक्टली आपका इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजन मेकिंग को, तो ये हो जाता है हमारा कि कैसे हम लोग पावर शेयर कर रहे हैं अमंग डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स या फिर इंटरेस्ट ग्रुप्स। प्रेशर ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप नॉर्मली हम लोग कितनी बार इसको यूज़ कर लेते हैं एक दूसरे की जगह। अल्टीमेटली है क्या, जो इंटरेस्ट ग्रुप्स है वो है कि एक इंटरेस्ट के लोग एक साथ मिलके और अपना जो है पक्ष रखते हैं, और गवर्नमेंट जो है उसको उनके हिसाब से काम करना भी पड़ता है, बिकॉज अल्टीमेटली डेमोक्रेसी में रूल इज विद द पीपल, ठीक है। कलेक्टिवली जब आप एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और आप कोई डिमांड रखते हैं तो उसकी सुनवाई की जाती है, ठीक है। सो ये था हमारा 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब लास्ट चीज जो हम लोग देखते हैं, इवोल्यूशन ऑफ
डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी से आप बहुत ही सिंपली एक चीज़ समझ सकते हैं, कॉन्सन्ट्रेटेड पावर नहीं चलने वाली। अगर डेमोक्रेसी में आप पावर जो है कॉन्सन्ट्रेट करके रखेंगे तो वो काम नहीं चलेगा। आपको अलग अलग नोड्स बनाने होंगे, आपको पावर डिस्पर्स करनी पड़ेगी, जैसा हम लोग हमारी थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट में देखते हैं। ठीक है, सो पावर को डिस्पर्स करना होगा, पावर को शेयर करना होगा। एंड फॉर सेंचुरीज इट वाज बिलीव्ड, तो क्या माना जाता था कि पावर को कॉन्सेंट्रेटेड रखेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, डिसीजंस जल्दी होंगे। बट हम लोगों ने देखा है कि ये डिसीजंस कैसे होते हैं, कैसे ये डिसीजंस जो है पूरे देश को बर्बाद कर सकते हैं। और ये जो बेसिक प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का वो है कि जो पीपल हैं वही अल्टीमेटली सोर्स है सारी पॉलिटिकल पावर के। ठीक है, मॉडर्न डेमोक्रेसीज में आपकी ओके, सो मॉडर्न डेमोक्रेसीज में स्टेबिलिटी पावर को कॉन्सेंट्रेट करके नहीं आती है, इट कम्स फ्रॉम डिस्पर्सिंग इट एज वाइडली एज पॉसिबल। देयरफॉर पावर शेयरिंग को आप बोल सकते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग टुगेदर। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर पावर शेयरिंग का। एक बार मैं आप लोग को मेरे नोट्स दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक बार आप लोग जो है देख लें कि किस तरह से मेरे जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो थे। तो ये है मेरे हैंड रिटन नोट्स, मैं इसको भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो वैसे वो जो प्रेजेंटेशन है उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। कुछ वर्ड्स जो हमारी इस बुक में आते हैं जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं सोचा एक बार आपको वो दिखा देता हूँ। सो एक चीज़, एनवियस जो वर्ड हमारे इसमें यूज आता है उसका मीनिंग होता है जेलस। सो यहाँ पर हम लोग क्या बात करते हैं कि जो डच कम्युनिटी थी इट वाज एनवियस ऑफ द फ्रेंच कम्युनिटी, तो वो क्या थे, जेलस थे। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे ओके, सो पार्क स्टेट, स्टेट मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया था कि स्टेट का क्या मीनिंग होता है। उसके बाद है हमारा एलियनेशन, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बीइंग एक्सक्लूडेड। ठीक है, सो एलियनेशन बीइंग एक्सक्लूडेड और आइसोलेटेड। ठीक है, उसके बाद आपका इलम जो कि स्टेट था। उसके बाद एडवर्स जो कि आता है आपका हार्मफुल या फिर अनफेवरेबल। ठीक है, सिविल वॉर का एडवर्स इम्पैक्ट था सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक लाइफ ऑफ श्रीलंका, तो ये था आपका हार्मफुल या फिर अनफेवरेबल इफेक्ट्स। उसके बाद प्रूडेंशियल, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। प्रूडेंट मींस आप एक्ट करो विद प्रॉपर केयर एंड थॉट फॉर फ्यूचर, तो आप फ्यूचर के बारे में सोच कर अगर कोई डिसीजन लेते हो तो दैट इज नोन एज प्रूडेंशियल रीजन। तो ये हम लोगों ने दोनों रीजंस देख ही लिए थे। उसके बाद आपका आता है जो है मॉरल रीजन, जब हम लोग बात करते हैं कि एक्ट जो है वही खुद में क्या हो, वैल्यूएबल हो। जैसे ऑनेस्टी जो है वो खुद में एक वैल्यूएबल क्वालिटी है। ऑनेस्टी इसलिए अच्छी नहीं है बिकॉज ऑनेस्ट होने से आपको फायदे होंगे, ऑनेस्टी इन इटसेल्फ इज अ वैल्यूएबल क्वालिटी। उसके बाद ऑब्लिगेशन, तो ऑब्लिगेशन का मतलब होता है ड्यूटी। जब हम कहते हैं कि लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज मॉरली ऑब्लिगेटेड टू शेयर पावर अमंग दोज whom it rules, तो ऑब्लिगेशन का मतलब होता है ड्यूटी। ठीक है, फिर हमारा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग था, ये डायग्राम में यूज करता हूँ स्टूडेंट्स को शो करने के लिए कि किस तरह से जो ये बड़ा सा आप एच देख पा रहे हैं ये दिखाता है कि कैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी एक ही लेवल पर है। उसके बाद नल एंड वॉइड, ये भी हमने डिस्कस किया था, समथिंग विच इज नॉट वैलिड इन लॉ। ये वर्टिकल का एग्जाम्पल जो आप लोग प्रेजेंटेशन में भी देख पाए थे। उसके बाद सोशल ग्रुप्स, तो सोशल ग्रुप्स होते क्या है, जब हम लोग बात कर रहे थे पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, तो जब आप ग्रुप बनाते हो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, रिलीजन, एथनिसिटी, तो उनको बोला जाता है सोशल ग्रुप। जैसे फ्रेंच वाज अ सोशल ग्रुप, हमारे यहाँ पे जैसे अगर कोई पर्टिकुलर कास्ट है तो उनका जो ग्रुप होगा वो एक सोशल ग्रुप होगा। उसके बाद पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह जब बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि एक मूवमेंट्स भी लिखा होता है उसमें, है ना, कि मूवमेंट्स के अक्रॉस भी पावर शेयर होती है। तो वो कैसे, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मूवमेंट, या फिर जो वुमेन राइट्स के जो मूवमेंट्स है वो, तो ये जो सारे मूवमेंट्स हैं ये एक्चुअली पावर कैसे यील्ड करते हैं, कैसे इनके पास पावर आती है, ये डिसाइड करते हैं कि क्या होगा देश में आगे, है ना, ये गवर्नमेंट के ऊपर एक इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इस तरह से मूवमेंट जो है उनका भी पावर शेयरिंग में एक रोल रहता है। ठीक है, कोएलिशन गवर्नमेंट, ये एक नोट था इंपॉर्टेंट जो आप लोग को याद रखना है, इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें दो या दो से ज्यादा पार्टीज जो है वो एक अलायंस बनाती हैं ताकि वो जो रिक्वायर्ड मेजोरिटी है, जो 50% की जो मेजोरिटी रिक्वायर्ड होती है पार्लियामेंट में गवर्नमेंट बनाने के लिए,
उसके लिए ये एक साथ आती हैं और एक गवर्नमेंट बनाती हैं। ठीक है। सो यूपीए गवर्नमेंट जैसे हम लोग बताया था कांग्रेस वाली, और जो बीजेपी गवर्नमेंट की एनडीए जो कोएलिशन था। तो ये था हमारा ओवरऑल चैप्टर। मैं नोट्स जो है दोनों के दोनों प्रोवाइड कर दूंगा। सो और इमेज सीरीज जो है, क्योंकि थ्रेशोल्ड काफ़ी कम रखा गया था हमारा कि 10 लाइक पे ही मैं आपको इमेज सीरीज दूंगा, तो इमेज सीरीज जो है वो जल्दी आने वाली है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें टू दोज हु नीड इट। ठीक है, क्योंकि इतना कॉम्प्रिहेंसिवली हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अगर कोई भी वीडियो एक बार देख लेता है तो डेफिनेट सी बात है वो पॉलिटिकल साइंस जो है वो बहुत इजीली सॉल्व कर लेगा, मैनेज कर लेगा। ठीक है, थैंक यू।